हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एलएन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी के बीच में एमए, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और होम साइंस से होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके पास एक कंटेंट लेकर के अवेलेबल हूँ। आप इसका उपयोग करके अपने टारगेट को अचीव करिए। तो देखिए, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इससे पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बैलेंस डाइट तक की बात कर ली थी कि बैलेंस डाइट क्या होती है और किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमारे डाइट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किस तरीके से हम जो है अपनी डाइट को ठीक करके अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और कैसे हम अपने हेल्थ को ठीक रखने के बाद बाकी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो आइए इस आगे की कड़ी में एक क्लास हम और जोड़ते हुए और टॉपिक्स को जोड़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक भोजन में अपना स्थान रखती हैं और कैसे हम भोजन के कार्य को देखते हुए ये निर्धारित कर पाते हैं कि भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमने पहले तो देखा कि भोजन हम क्या खा रहे हैं, क्या भोजन है, क्या पोषण है, क्या उसकी प्रक्रिया है और किस तरीके से वो हमें फायदा पहुंचा रहा है। आज हम देखेंगे कि भोजन कितने प्रकार का होता है और भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। अगर हम कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं या कोई भी प्रक्रिया, कोई वस्तु अगर हमारे जीवन में है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तभी हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता होती है। और भोजन तो हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता है। बाकी बातें तो हमने पिछली कक्षाओं में पहले ही कर ली हैं। आज हम टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। देखा जाए तो भोजन के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा है सामाजिक कार्य। 3 प्रकार के कार्यों में भोजन को डिवाइड किया गया है। यानी अगर ये कहा जाए कि भोजन हमारे लिए 3 प्रकार से कार्य करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आइए पहले बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से भोजन हमारे लिए शारीरिक कार्य करता है। हम सभी को पता है कि हमारा शरीर जो है वो एक इंजन की भांति है, एक मशीन की भांति है और किसी भी मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्रतिपूर्ति ईंधन से होती है। और हमारा जो शरीर है ये कभी भी ना रुकने वाली मशीन है। जब तक जीवन रहता है, जब तक व्यक्ति का शरीर जीवित रहता है, तब तक शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र कार्य करते रहते हैं जिनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिसकी भरपाई कहाँ से होती है? भोजन के माध्यम से होती है, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र के माध्यम से पचता है, अवशोषित होता है और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां से एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा के कणों का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है। या इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आंतरिक कार्य, दूसरे होते हैं बाह्य कार्य। तो जो बाह्य परिलक्षित हो रहे हैं, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, ये सारे तो बाह्य कार्य हो गए। लेकिन जब हम ये सब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तब भी हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है। शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, परिसंचरण की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया और प्रतिरक्षण की प्रक्रिया, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इस संपूर्ण शरीर को लगातार जो है वो क्रियान्वित बनाए रखते हैं। तो इन सब के लिए जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है वह भोजन करता है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है नए तंतुओं का निर्माण करना। भाई हम सभी जानते हैं कि नए तंतुओं के निर्माण के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी यानी कि शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जैसे अगर आपको कोई भी वस्तु बनानी है, कुछ नया क्रिएशन करना है, कोई संरचना का निर्माण करना है, तो हमें निश्चित रूप से उसके लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होगी। बिना किसी पदार्थ के तो कोई नई संरचना बन नहीं सकती है। उसी प्रकार कोशिका भी जिन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उनकी प्रतिपूर्ति बाह्य रूप में भोजन के द्वारा ही होती है। तो यह स्पष्ट होता है कि भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्वों से ही शरीर में कोई भी नवीन क्रिया होती है या नया निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि नया निर्माण कहाँ से होता है? भाई बच्चा जब पैदा होता है तो हाथ पैर मुंह नाक सब तो होता ही है, फिर नया क्या हो जाता है? नया होता है, शरीर में वृद्धि होती है। शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उनका 120 दिन का जो जीवन काल होता है, उसको समाप्त होने के बाद वो फिर से रिन्यू होती हैं, यानी कि एक बार फिर से उनका नवीनीकरण होता है। वो पुरानी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा पूरे हो पाते हैं? ऊर्जा के द्वारा पूरे हो पाते हैं। और ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन से प्राप्त होता है। टूट फूट की मरम्मत, अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को घाव हो जाता है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये जो भी शारीरिक रूप से अगर कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले पोषक तत्व ही मिलकर के उस टूट फूट की मरम्मत का कार्य कर पाते हैं। यानी कि भोजन के शारीरिक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, टूट फूट की मरम्मत करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है, एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को मार देती है, उनका भक्षण कर लेती है। हमारे ब्लड में T4 सेल्स पाई जाती हैं, जो भक्षक कोशिकाएं कही जाती हैं। वो क्या करती हैं? जितने भी पैथोजेंस, यानी कि जो बाहरी बैक्टीरियाज या कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी शरीर में अंदर इंटर करता है, तो उनके इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को वो खा जाती हैं। और जितना नुकसान पहुंचाने वाले जो भी तत्व हमारे शरीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार से एंटर कर लेते हैं, तो उनसे लड़ाई करने का काम कौन करता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। तो वह भी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत कहाँ से होती है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य तत्वों, भोज्य पदार्थों के द्वारा ही मजबूत होती है। ये तो था हमारा शारीरिक कार्य। दूसरी चीज है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सभी जानते हैं कि भोजन व्यक्ति की पहली आवश्यकता के साथ साथ उसको मानसिक संतुष्टि प्रदान करने वाला भी होता है। इसका उदाहरण एक छोटा सा आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ हो, एवरीथिंग आपके पास भरा हुआ हो, लेकिन आपका पेट भरा हुआ नहीं है, आपको भोजन नहीं मिला, टाइम से नहीं मिला, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आप बिल्कुल एकदम, आपका एंगर एकदम 100% हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। हमारी आवश्यकता जब पूरी नहीं होगी तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। तो भोजन जो है वो हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। अब इसमें देखिए, इसमें गृहिणी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जब वो अपने परिवार के सदस्यों के पसंद के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और कलात्मक तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण करती है, तो उसको भी आत्मिक सुख मिलता है और खाने वाले को भी आनंद की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है कब? जब भोजन अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए तब। दिन भर काम करके किसी को अगर अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिलता है तो सोचिए कितना मन झल्लाता है। भोजन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ हमारे मन की खुशी के लिए भी हमारा भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन हमारे लिए हमारे मन की जो शांति है उसको भी मेंटेन बनाए रखने में बहुत भूमिका निभाता है। अब तीसरा कार्य है हमारा सामाजिक कार्य। तो आप सभी जानते हैं कि भोजन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने समाज के साथ जुड़ने का एक मौका
या सबको एक साथ मिलकर बैठकर बात करने का मौका, या आप कह सकते हैं कि आपसी जो प्रेम भाव है इसको प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम है। कैसे? क्योंकि देखिए, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई बर्थडे हो, कोई वर्षगांठ हो, या कोई पूजा पाठ हो, या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, तो हम खाने का मेन्यू सेट करना नहीं भूलते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई भी अपने घर में कोई फंक्शन कर रहा है लेकिन वहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है? नहीं, क्योंकि उससे वो बिल्कुल अधूरा है। भोजन और पेय पदार्थों के बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी ये चीज़ें हैं और हमने इन सब चीज़ों को बरसों से फॉलो किया है। तो हम इसको और एडवांस तरीके से अब तो आगे लेकर के आ रहे हैं, रोज़ नए नए चलन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और सभी लोग इसको जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में इन सब चीज़ों के लिए आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कि भोजन के द्वारा जो है, जो लोग नाराज़ भी होते हैं उनको भी जब भोजन पे बुला दिया जाता है तो उनके मन में जितने भी जो भी भावनाएं होती हैं, दुर्भावनाएं होती हैं या नाराज़गी होती है, उन सब चीज़ों को दूर करने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। एक खाने के टेबल पे जो है वो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ये चीज़ें जो है परिवार में भी मायने रखती हैं कि अगर परिवार में एक दूसरे से किसी को कोई समस्या है तो जब लास्ट में सभी एक टेबल पर बैठकर भोजन कर लेते हैं तो सारी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भोजन जो है वो 3 प्रकार से हमारे लिए कार्य कर रहा है। एक तो शारीरिक रूप में कार्य करता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक रूप में कार्य कर रहा है और तीसरा हमारा सामाजिक रूप में कार्य कर रहा है। अब कार्यों के बारे में तो हमने जान लिया। अब एक पॉइंट यहाँ पर और भी यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व या घटक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जिस भोजन की बात कर रहे हैं, हम जिस भोजन की बात बार बार कर रहे हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे लिए आवश्यक है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आखिर इस भोजन में है क्या? ऐसा क्या है? इस भोजन में पोषक तत्व भरे हुए हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? ये पोषक तत्व ही हैं जो हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, एनी काइंड ऑफ डिश, एनी टेस्ट ऑफ डिश, किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट यूज कर लीजिए, कोई भी पैटर्न यूज कर लीजिए, कोई भी परंपरा का भोजन खा लीजिए, कहीं का भी, इस भारत देश का, विदेश का, कहीं का भी कुछ भी भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन उन किसी भी प्रकार के भोजन से केवल आपको पोषक तत्वों की ही प्राप्ति होती है जिसको शरीर ग्रहण करता है। अगर इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कोई चीज़ जाती है तो वह उत्सर्जित होकर के हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है या तो फिर हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों के अलावा और क्या क्या है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करें उसमें पोषक तत्व की उपस्थिति होनी ही चाहिए। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व या शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व ही होते हैं जो किसी भी भोज्य पदार्थ से शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आपने देखा कुल 6 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक 7वां महत्वपूर्ण तत्व होता है रेशा, जो हमारे लिए, हमारी पूरी इंटेस्टाइन या गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर रेशा नहीं होगा तो हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इन 7 तत्वों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है और यही आपके सिलेबस का एक मेजर पोर्शन है जिसमें आप इन सभी पोषक तत्वों की पूरी डिटेल को देखने वाले हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ शुरुआत में, फिर हम एक एक टॉपिक को पूरे डीप एनालिसिस के साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक एक आपका जो ये पोषक तत्व है इसकी प्रॉपर एक एक कंप्लीट क्लास लगेगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है।
कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि तुरंत जो हमें एनर्जी देता है या सबसे पहले पाचन जिसका हो जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वो पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अब ये मिलता किससे है? ये हमें मीठी चीज़ों जैसे फलों के रस, चीनी, गुड़, आपका चावल, शकरकंद, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। इसको हम चैप्टर वाइज क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आपका है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है, क्योंकि यह एक शरीर निर्माणक तत्व है। यह ही है जिसके द्वारा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न संरचनात्मक क्रियाएं संपन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार के जो टूट फूट का काम हुआ, नई कोशिकाओं के निर्माण का काम हुआ, या फिर ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन या हमारे मसल्स का मैक्सिमम पोर्शन, ये सब जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा है वसा। वसा जो है वो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होती है और इसका भी यही जो है स्टोर हो करके हमारी बॉडी में जब फैट के रूप में स्टोर होती है तो मोटापा या आप कह सकते हैं कि संरचनात्मक जो आकार लेना या जो सौंदर्य की वृद्धि कराना, इन सब चीज़ों में इसका महत्व होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये मोटापे की तरफ हो जाता है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों की वजह भी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, बीपी, इन सब चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार हो जाती है। तो ये जो 3 आपके पोषक पदार्थ हैं, इनको दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता हमें हमारे शरीर में होती है। अब इनके अतिरिक्त ये जो विटामिन, खनिज, लवण है, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में आते हैं। विटामिन्स और खनिज ये हमारे शरीर को फलों और सब्जियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फल, सब्जी, दूध, मीट, मांस, अंडे, मछली, इन सब से विटामिन और खनिज की प्राप्ति होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, इन सब के द्वारा हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ये सूक्ष्म मात्रिक होते हुए भी हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सुचारू रूप से कार्य करता है और अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बॉडी कर पाती है, रोगों से बच पाते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में इनका रोज सेवन करने से इनका बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब ये अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं तब तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब अगर इसकी स्कैर्सिटी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायी हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों में ये हमें परिलक्षित होते हैं। अगर बात विटामिन की जाए तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो हमने देखा है कि हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में जानते हैं और यही हमारे फलों और सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इनको भी अगर कैटेगराइज किया जाएगा तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये जो है ये विटामिन्स होते हैं। इन सभी विटामिन्स में जो विटामिन बी होता है इसका अपना पूरा परिवार है, यानी कि इसमें कोई एक विटामिन नहीं है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, इस तरीके से करके बहुत सारे विटामिन बी जो हैं वो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपने समझ लिया ना, आपने देख लिया। आगे की कक्षाओं में हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं।
अब बात जल की करें तो जल हमारी बॉडी में लगभग 70% पाया जाता है। अगर जल नहीं है तो बाकी इन किसी भी चीज़ के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जल ही है जिसके माध्यम से इन सभी का हमारे शरीर में परिवहन होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाए और लाए जाते हैं। गैसीय विनिमय हुआ या कोलाइडल विनिमय हुआ, जितने प्रकार की जो परिसंचरण की प्रक्रिया में आने वाले सभी जो कार्य हैं वो भी जल के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और बहुत हमारे शरीर का जो मैक्सिमम पोर्शन है या शरीर निर्माण की जो मैक्सिमम व्यवस्था आप कह सकते हैं, उसमें जल की उपस्थिति होती ही होती है। लगभग 70+ होती, 70% से भी ज़्यादा होती है। अब बात रेशे की कर लें कि रेशा क्या होता है, तो भाई रेशा वो है जो हमें फलों और सब्जियों में पाया जाता है। आप आम को देखिए, आम इस समय मार्केट में अवेलेबल है। आप जब आम खा रहे होंगे तो आम की गुठलियों से रेशे दिखाई देते हैं कि उसमें रेशे हैं। या आप कोई भी सब्जी खाते हैं, करेला खाइए या तुरई खाइए, कोई भी सब्जी अगर आप खा रहे हैं, उसमें जो फलों के जो रेशे होते हैं, जब हम उसको खाते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं तो वो हमारे पूरे पाचन संस्थान की सफाई करते हैं और वो हमारे गट हेल्थ को अच्छा बना देते हैं। जब पाचन संस्थान कहा जाता है ना कि पूरा शरीर स्वस्थ कैसे रहता है, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, अगर आपका पाचन संस्थान बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई विकृति नहीं है, तो आप शरीर की विभिन्न बीमारियों से भी बिल्कुल आराम से बच जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो आप जो है वो निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी से जल्दी ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए अपने गट हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना आपने देखा कि आपके सिलेबस में भोजन के क्या कार्य हैं और भोजन का वर्गीकरण, अगर आधारीय वर्गीकरण देखा जाए तो हम उसकी बात अब आगे करने वाले हैं।